पिछले साल नवंबर से 3 कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के खत्म होने की तारीख मानो नजदीक आती जा रही है। 28 नवंबर से यूपी गेट पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों के माथे पर लगातार घट रही भीड़ के कारण चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए प्रदर्शनकारियों के नेता वापस भीड़ को जुटाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। ये लोग लगातार अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनसे धरना स्थल पर आने की अपील कर रहे हैं। इसी वजह से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी आंदोलन को बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपील खाली जा रही है। कोई भी आंदोलन के समर्थन में उतरने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। इसका एक कारण 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा भी है, क्योंकि उसके बाद से ही प्रदर्शनकारियों का धरना स्थलों को छोड़कर जाने का कारवां शुरू हो गया था। इसके अलावा बढ़ती गर्मी की वजह से भी कई प्रदर्शनकारी धरना स्थलों से वापस घर को लौट रहे हैं। बीते दिनों आंदोलन के चलते हो रहे नुकसान की वजह से गुस्साए हुए किसान सड़कों पर भी उतर आए थे और दिल्ली के गांव झड़ौदा कला के किसानों ने बॉर्डर खुलवाने की मांग करते हुए सुबह 10 बजे नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड स्थित मुंगेशपुर ड्रेन पुल पर 4 घंटे जाम भी लगाया था और नारेबाजी की थी। इसमें भी भागी हुए प्रवक्ता राकेश टिकैत के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। इन किसानों का कहना था कि टिकैत की वजह से ही हमें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। जब झड़प ने बढ़ने का नाम लिया तो दिल्ली पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए इन किसानों से कहा कि 3 दिन बाद बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद पुलिस के कहने पर ये किसान हट तो गए, लेकिन एक तरह से किसान नेताओं को चेतावनी भी दे गए कि अगर 3 दिन में बॉर्डर नहीं खुले तो ये किसान खुद आकर बॉर्डर खोलेंगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ किसानों का ही उतरना एक अलग पैगाम दे रहा है। इस पैगाम से ये साफ जाहिर हो रहा है कि किसान नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को क्या क्या लालच देकर धरना स्थलों पर बैठाया हुआ है, जो ना चाहते हुए भी ये किसान वहां आंदोलन के समर्थन में बैठे हैं। ऐसे में टिकैत और बाकी किसान नेताओं के खिलाफ किसानों की ही नारेबाजी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों का ही मेहमान है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पहले से ही सरकार गिरने के लिए कमलनाथ एमपी कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं। हालांकि गांधी परिवार के करीबी होने की वजह से उनके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कमलनाथ को दबाने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जाल बुन रहे थे और अब दिग्गी राजा कामयाब हो गए हैं। बीते दिनों कमलनाथ की मौजूदगी में गोडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया की पार्टी में एंट्री हो गई। इस मामले के बाद कांग्रेस के बड़े नेता खुलकर कमलनाथ के फैसले के खिलाफ आ गए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने तो यहां तक कह दिया कि क्या हम साध्वी प्रज्ञा को भी अपनी पार्टी में स्वीकार कर लेंगे। वहीं इशारों में दिग्विजय सिंह ने भी अपने इरादे साफ कर दिए थे, जिसके बाद अब सोनिया गांधी ने कमलनाथ के पर कतरते हुए दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं एमपी के पॉलिटिक्स में भी दिग्विजय सिंह जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गए हैं। दरअसल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पुडुचेरी और तमिलनाडु चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष राज्य में उम्मीदवारों का चयन करता है। इस हिसाब से ये बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। कहा जाता है कि एमपी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका पूरे प्रदेश में जनाधार है। यही वजह है कि पार्टी में पर्दे के पीछे रहकर भी वो उतना ही दबदबा रखते हैं जितना लोग फ्रंट पर रहकर रखते हैं। एमपी में कमलनाथ की सरकार के दौरान इसकी झलक लोगों ने देखी है। निकाय चुनाव से पहले अपनी पैठ बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश में किसान महापंचायत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह पहले भी एमपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने कमलनाथ पर भरोसा जताया। हालांकि कमलनाथ पार्टी के भरोसे पर खरे नहीं उतर सके और उनकी सरकार गिर गई। ऐसे में अब कांग्रेस आलाकमान ने भविष्य की राजनीति को देखते हुए एक बार फिर दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। किसान आंदोलन को लेकर शुरू से ही शक था कि ये आंदोलन विपक्ष की उपज है। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा और उसके बाद जिस तेजी से आंदोलन में राजनीति घुसी, शक हकीकत में बदल गया। कांग्रेस और विपक्ष के साथ मिलकर किसान नेता अब अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। किसान आंदोलन की दशा और दिशा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जिस तेजी से राकेश टिकैत राजनीतिक लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि राकेश टिकैत को जिस मंच की तलाश थी वो मिल गया है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के वोटर्स के बीच जाने का फैसला लिया है, जिस वजह से किसान नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने पहले से ही राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी से पहले तक
इस आंदोलन में किसान की बात हो रही थी, मगर इसके बाद किसान संगठनों के पदाधिकारियों में नेता बनने की होड़ लग गई। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष दीपक राठी के मुताबिक राकेश टिकैत की टोली तैयार हो रही है। इसमें हुड्डा, चौटाला और अजीत सिंह जैसे कई नेता शामिल हो सकते हैं। ऐसी संभावना है कि अधिकांश नेता बड़ी पार्टियों में पिछले दरवाजे से एंट्री कर जाए। ऐसे में साफ है कि किसान संगठनों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मासूम किसानों को आंदोलन की आग में झोंका। हालांकि अभी भी कुछ किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जबकि किसान नेता चुनावी राज्य में दौरा करने की तैयारी में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बुरे फंस गए हैं। बाबरी विध्वंस को लेकर शिवसेना प्रमुख के बयान से समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र के सपा प्रमुख अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे को जमकर सुनाया है। दरअसल महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद शिवसेना के रुख हिंदुत्व को लेकर बदल गए हैं। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आए दिन शिवसेना पर हमला करती है, लेकिन विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बीजेपी को घेरने के चक्कर में उद्धव ठाकरे खुद ही घिर गए। ठाकरे ने हिंदुत्व की बात करते हुए विधानसभा में कहा कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उस समय सब वहां से भाग खड़े हुए थे। तब शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगर इस घटना में शिव सैनिक शामिल है तो उन्हें इस पर गर्व है। आज हिंदुत्व की बात करने वाले बताएं, हिंदुत्व उस समय कहां चला गया था जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। उद्धव के बाबरी विध्वंस वाले बयान पर अबू आजमी ने निशाना साधा है। आजमी ने कहा कि उद्धव ठाकरे भूल गए हैं कि वो सिर्फ शिवसेना नेता नहीं है, वो राज्य के प्रमुख है। उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आजमी ने तो ये तक कह दिया कि महाअघाड़ी सरकार में शामिल मुस्लिम मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आजमी ने कहा कि मैं एनसीपी और कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि ये महाअघाड़ी सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बनी है, लेकिन वो मंदिर व मस्जिद की बात कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के सपा प्रमुख ने आगे कहा कि ठाकरे ने कहा था कि वो महाराष्ट्र में सीएए एनआरसी लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस एनसीपी ने कहा था कि राज्य में मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण लागू करेंगे। अब वो सत्ता में है, उन्हें कदम उठाना चाहिए। हालांकि बाबरी मस्जिद विध्वंस पर कांग्रेस का रुख भी बीजेपी से अलग रहता है, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के बयान पर कांग्रेस भी खामोश है। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। एक तरफ भगवा दल भाजपा जनता से जुड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं टीएमसी भाजपा की देखा देखी उससे मुकाबला करने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 7 मार्च को मेगा रैली निकालेंगे। अब इस ऐलान से टीएमसी के होश उड़ गए हैं, क्योंकि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर लोगों को रैली में शामिल होने का आमंत्रण दे रहा है, जिसके चलते अब प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए टीएमसी ने नया प्लान बनाया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आदेश दिया है कि कोलकाता के चप्पे चप्पे को सीएम ममता बनर्जी के पोस्टरों और पार्टी के झंडों से पाट दिया जाए। नेताओं के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान यह राजनीतिक संदेश पालें कि पूरा बंगाल ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी, वरिष्ठ मंत्री और कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम समेत कई नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में वार्ड समन्वयकों के साथ बैठक की। वार्ड समन्वयकों से कहा गया कि वे जनता को ममता सरकार के विकास कार्यों के बारे में लगातार जागरूक करते रहें। यही नहीं, बैठक के दौरान पार्टी नेतृत्व ने समन्वयकों से ये सुनिश्चित करने को भी कहा कि बांग्ला नाइजीर मेकी चाहिए, यानी बंगाल अपनी बेटी चाहता है, ये नारे वाले ममता बनर्जी के पोस्टर और झंडे शहर के चप्पे चप्पे में लग जाएं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली वाले दिन ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग में पदयात्रा निकालेंगी। इस दौरान वे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध जताएंगी। टीएमसी के इस पोस्टर लगाने वाले कदम से इतना तो साफ हो गया है कि पीएम मोदी की रैली के ऐलान से टीएमसी में कितनी आंतरिक खलबली मची हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी भी जानती है कि अगर पीएम मोदी का प्रभाव बंगाल पर चला तो दीदी के हाथों से सत्ता जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अब टीएमसी के सांसद इस तरह के आदेश दे रहे हैं। शिवसेना बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव से पहले शिवसेना ने यू टर्न ले लिया है। शिवसेना बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और ममता बनर्जी को अपना समर्थन देगी। शिवसेना ने चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारने और ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। इस ऐलान ने हर किसी को हैरान कर दिया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन देते हुए रियल बंगाल टाइगर कहकर बुलाया है। संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा है कि
बहुत सारे लोग ये जानने की इच्छुक हैं कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं। इसलिए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा करने के बाद ये अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये दीदी वर्सेस ऑल फाइट है। ऑल एम्स का अर्थ मनी, मसल और मीडिया का उपयोग ममता दीदी के खिलाफ किया जा रहा है। ऐसे में शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव में नहीं लड़ने का फैसला किया है और ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने का फैसला किया है। हम ममता दीदी की सफलता चाहते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि वो रियल बंगाल टाइग्रेस है। माना जा रहा है कि शिवसेना बंगाल में डर गई है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना की जमानत जब्त हो गई थी और पार्टी की फिर से फजीहत न हो, इसलिए चुनाव से पहले ही शिवसेना ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उधर कांग्रेस भी बंगाल चुनाव में दिलचस्पी नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस समेत ये सभी दल बीजेपी को रोकने के लिए अंदर ही अंदर ममता दीदी को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि ममता दीदी को समर्थन से कितना फायदा होता है ये चुनाव बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।